हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्यापौड़ में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और इतिहास में हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, मगध साम्राज्य और सिकंदर के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लिया था। आज हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में और मौर्य में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्योंकि मौर्य डायनेस्टी थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसे दो पार्ट में लेकर आऊँगा। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो चंद्रगुप्त मौर्य के चारों तरफ बातें घूमेंगी और साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा देख लेंगे। और कल हम बात करेंगे बिंदुसार, अशोक, कुणाल, सुसीम, दशरथ, ये जितने भी शासक हुए हैं इनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मौर्य के बारे में और जो भी बातें हम करेंगे वो हमारा होगा NCERT के बुक से। तो चलते हैं, पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। तो अगर हम बात करें अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हम लास्ट क्लास में बात किए थे मगध के बारे में, है ना। मगध साम्राज्य में देखा जाए तो तीन डायनेस्टी था। एक हमारा था कौन, तो एक था हर्यक वंश, है ना, एक हमारा हर्यक वंश था। दूसरा हम देखे थे शिशुनाग को, एक हमारा शिशुनाग वंश था। और तीसरा हमारा था नंद वंश, है ना। और नंद वंश में दो शासक हुए थे, एक हमारे थे महापद्मनंद, है ना, और एक हमारे थे धनानंद। तो अभी तक बातें यहां तक हुई थी। धनानंद जब गद्दी पर बैठेंगे तो धनानंद के समय में ही एक शासक इंटर करेगा जिसका नाम होगा सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अभी तक हम सिकंदर के बारे में बातें अच्छे से कर चुके थे। सिकंदर 326 BC में भारत में आता है। कुछ बातें हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। 326 BC में सिकंदर भारत पे आता है और 325 में सिकंदर भारत से चला जाता है। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहता है और सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हो जाती है। अगर सिकंदर का जन्म देखें तो 356 BC में सिकंदर का जन्म होता है और 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारी चीजें आप देख लेना। अच्छे से हम लोग बात किए एक एक करके। तो होता क्या है कि धनानंद के दरबार में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है चाणक्य। इनके बारे में तो आप जानते होंगे। चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य, है ना। और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है क्या था, तो इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाणक्य को अपमानित करके धनानंद अपनी भरी सभा से बाहर कर देते हैं और चाणक्य ये प्रण लेते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को खत्म ना कर दूं तब तक मैं अपनी चुटिया खुली रखूंगा। और ऐसा वो करते भी हैं। चाणक्य निकलते हैं, मौर्य को ढूंढते हैं, तक्षशिला में उसको शिक्षा दिलवाते हैं और छोटे छोटे साम्राज्य पे कब्जा करके अपनी सेना बड़ा करते हैं और धनानंद को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं। यानी नंद वंश को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा मौर्य वंश। तो हिस्ट्री हमारा सीक्वेंस में चलता आ रहा था। बीच में सिर्फ सिकंदर आएगा। सिकंदर जिस समय भारत में आएगा उस समय नंद वंश शासन कर रहा होगा और गद्दी पे होंगे धनानंद। तो अभी तक ये चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से गद्दी पर बैठेंगे। तो चलते हैं, ये है थोड़ा सा मौर्य वंश के ब्रीफ हम देख लेते हैं मौर्य वंश का। मौर्य वंश का अगर बात करें संस्थापक तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। 22 से 98 तक यानी लगभग 24 वर्षों तक ये शासन करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें बिंदुसार का तो बिंदुसार भी काफी अच्छे समय तक शासन करते हैं, यानी 25 वर्षों तक शासन करते हैं। और इसके बाद आते हैं अशोक। अशोक भी लगभग 41 ईयर तक शासन करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होंगे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र होंगे अशोक, और अशोक के बाद कुछ शासक आएंगे जैसे में दशरथ आएंगे, संप्रीति आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है बृहदत्त। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है उनका नाम है बृहदत्त। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो आज हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज के बारे में बात किया जाएगा, कौटिल्य के बारे में बात किया जाएगा, सेलुकस निकेटर से युद्ध होगा वो हम बात करेंगे, है ना। तो चलते हैं, बात करते हैं मौर्य का। तो बात कुछ ऐसा है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करेंगे 322 में।
और मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे जिसका नाम होता है मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश की स्थापना ये करते हैं चाणक्य की सहायता से। चाणक्य मदद करते हैं मौर्य वंश की स्थापना करने में। अगर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाए तो अलग अलग ग्रंथ मौर्य वंश के बारे में अलग अलग बातें कहती है। जैसे ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो मौर्य थे वो शूद्र जाति के थे, यानी मोर पालक के पुत्र थे। इनके माता पिता मोर पालते थे, तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ये शूद्र थे। अगर बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है महावंश, इनके अनुसार देखा जाए तो मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। और अगर परिशिष्ट पर्वन के अनुसार देखा जाए तो ये मोर पालक थे। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है ना। इनके अनुसार ये शूद्र वंश से उत्पन्न हुए थे। और राजपूताना गजेटियर के अनुसार देखा जाए तो मौर्य राजपूत थे। तो ये कंट्राडिक्शन का विषय हमेशा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजपूत थे या शूद्र थे। ब्राह्मण परंपरा शूद्र कहता है, बौद्ध परंपरा क्षत्रिय कहता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है और इनका भी मानना है कि ये शूद्र जाति के थे। तो मौर्य की जाति जो भी रही हो, ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन मौर्य का साम्राज्य कैसा रहा था इसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का पहले युद्ध होगा। होता क्या है कि जब मौर्य नंद वंश को पराजित करते हैं 322 बीसी में, है ना। मौर्य गद्दी पर बैठेंगे 322 बीसी में। कुछ सालों के बाद जो हमारे सिकंदर हैं उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था, मंत्री थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इनको अफगानिस्तान का क्षेत्र देते हैं सिकंदर। अब ये क्या करेंगे, मगध साम्राज्य यानी मौर्य डायनेस्टी पे आक्रमण करेंगे 305 में और मौर्य से लड़ेंगे। इस दौरान सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, पराजित हो जाते हैं और दोनों के बीच एक ट्रीटी पे सिग्नेचर होता है। साइन में ये बोला जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कहता है कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, बदले में मैं आपको हेरात, काबुल, कंधार और मकरान का क्षेत्र में आपको दे दूंगा। ऐसा होता भी है। हेलेना होती है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, जिसका नाम कार्नेलिया होता है। इनका विवाह कर देते हैं मौर्य के साथ और बदले में हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र मौर्य को दे दिया जाता है। मौर्य भी बदले में 500 हाथी देते हैं सेल्यूकस निकेटर को। और ये सारे जो हाथी थे ये जाते थे झारखंड से जा रहे थे, झारखंड के क्षेत्र से, झारखंड का सिंहभूम जिला। आगे बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत भेजता है मौर्य के दरबार में और ये राजदूत होते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक पुस्तक भी लिखते हैं, इंडिका, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेगास्थनीज 7 वर्षों तक रहते हैं मौर्य के दरबार में और मौर्य के दरबार में और पाटलिपुत्र के बारे में ये बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है, ये तो आपको पता होगा। जैन धर्म में हम बात किए थे पहले, और ये पाटलिपुत्र में होगा और इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र ये श्वेतांबर के हैं, है ना। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और भद्रबाहु दिगंबर थे जो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो स्थूलभद्र को बनाया जाता है इनका अध्यक्ष। भद्रबाहु गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं कर्नाटक, वापस लौट जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था और इसी समय जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। एक भाग था श्वेतांबर और दूसरा भाग था दिगंबर। और दिगंबर के जो गुरु थे इनका नाम था भद्रबाहु। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम अच्छे से जिक्र किए थे। अगर मृत्यु के बारे में देखा जाए तो मौर्य की मृत्यु काफ़ी अच्छी हुई है। मौर्य क्या करते हैं, अपने जो भद्रबाहु होते हैं इनके साथ ये चले जाते हैं श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटका का क्षेत्र, और कर्नाटका के क्षेत्र में चंद्रगुप्त नामक बस्ती बसाते हैं। श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, चंद्रगुप्त बस्ती बसाते हैं। और जैन धर्म में एक परंपरा है संलेखना विधि। संलेखना विधि मतलब होता है कि भूखे प्यासे निर्जल रहकर अपने प्राणों को त्याग देना, और इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर बैठते हैं इसका मेन कारण होते हैं चाणक्य। एक खेल है जिसका नाम है राजकीलम। तो होता क्या है ना कि जब धनानंद अपने साम्राज्य से
निकालते हैं चाणक्य को, तो चाणक्य ढूंढने जाते हैं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी मदद करे। तो एक बच्चा को देखते हैं कि राज किलम एक ऐसा खेल होता है जिसमें एक व्यक्ति राजा बनता है, कुछ लोग मंत्री बनते हैं, कुछ लोग सिपाही बनता है, और एक कैदी को पकड़ के लाता है और राजा वहाँ पे अपना जजमेंट देता है ना। तो जो राजा बना था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया था। और ये सारी चीज़ें देखकर दूर से चाणक्य ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और चाणक्य को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो व्यक्ति है, मौर्य जो बच्चा है, ये आगे जाके धनानंद को पराजित करने में हमारी मदद करेगा। तो चाणक्य मौर्य को इनकी माता जी के पास लेके जाते हैं, 1000 सोने की मोहरें देते हैं और इनको गोद ले लेते हैं। तक्षशिला में जाके इनको पढ़ाते हैं, और जब ये योग्य हो जाते हैं तो पंजाब, सियालकोट, ये छोटे छोटे क्षेत्र को जीतकर अपनी सेना खड़ा करते हैं और धनानंद को पराजित करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि चंद्रगुप्त के सिंहासन के पीछे मोर है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि मौर्य का जो झंडा था उसमें किस चीज का चित्र बना होता है, तो मौर्य के झंडे में मोर का चित्र बना हुआ रहता है। तो मौर्य की कहानी बस इतना ही थी कि 322 में गद्दी पर बैठेंगे और 298 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु कहाँ होगी, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक के क्षेत्र में होगी, सरलेखना विधि से। अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं। मेगास्थनीज और कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं। मेगास्थनीज वही व्यक्ति है जिसे सेलुकस निकेटर दूत बनाकर भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और 7 वर्षों तक रहता है। ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा जाता है इसके जरिए, और ये पाटलिपुत्र को पोलिंग ब्रोथा के नाम से पुकारता है। तो ये तीनों बातें जो मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, इसको नोट करते जाना आप। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्ण में बटा हुआ था। वर्ण मतलब जाति, कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक और व्यापारी और योद्धा, ये 7 भागों में बटा हुआ था। ये मेगास्थनीज बोलता है कि मौर्य के साम्राज्य में ये 7 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। इसके अनुसार लोग शिव की पूजा करते थे और कृष्ण की पूजा करते थे। शिव को डायनेसियस कहा जाता था, जबकि कृष्ण को हेराक्लीस कहा जाता था। ये ग्रीक के गॉड है, ग्रीक गॉड का नाम हेराक्लीस था, है ना। अब बात करते हैं थोड़े चाणक्य के बारे में। तो मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा, ये वर्ण को कितने भागों में बांटे ये पूछा जाएगा, पोलिम्ब्रोथा किसे कहा जाता है ये पूछा जाता है, और ये कितने वर्षों तक रहे थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य का नाम है कौटिल्य, या चाणक्य के बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। बचपन का नाम विष्णुगुप्त, और इनके पिताजी का नाम था चनक। ये भारत के मैकियावेली भी इन्हें कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, ये चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, और अर्थशास्त्र को 15 खंडों में बांटा गया है ना। और इनके अनुसार जो क्षेत्र था, राज्य था, उनके भी 7 अंग थे। इन्होंने भी 7 अंग के बारे में जिक्र किया है: स्वामी, अमात्य, मित्र, सेन, कोष, दुर्ग और जनपद। तो 2 पुस्तक हमेशा इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य से। एक है इंडिका जो मेगास्थनीज लिखा था, और एक है चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, और दोनों में मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। थोड़ी सी बातें और हम कर लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट पेज है। राजनीतिक व्यवस्था। तो मौर्य के साम्राज्य में न्यायालय व्यवस्था था 2 प्रकार का। एक था कंटक शोधन या फौजदारी मुकदमा देखता था, और एक था धर्म स्थायी, ये दीवानी। फौजदारी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अगर कोई लोग लड़ाई कर रहे हैं ये फौजदारी होता है, और दीवानी में देखा जाता है पैसे का लेन देन के बारे में। तो आज भी फौजदारी और न्यायालय और दीवानी मुकदमा चलता है आज भी। अगर बात करें मौर्य का प्रांत, तो मौर्य के पहले 4 प्रांत थे। उत्तर में तक्षशिला का क्षेत्र जहां मौर्य की पढ़ाई हुई है, दक्षिण में स्वर्णगिरी का क्षेत्र, मध्य में पाटलिपुत्र का क्षेत्र, और अवंती में हमारा था उज्जैन का क्षेत्र। वही उज्जैन अवंती जिससे मगध काफी डरता था, और अजातशत्रु जिसके डर से पाटलिपुत्र में किलेबंदी करवा दिया था, और शिशुनाग अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेगा। अवंती वही क्षेत्र है जिसके शासक चंडप्रद्युत थे,
जिनको जॉन्डिस हुआ था, और राजवैद्य जीवक को भेजा गया था इनकी सहायता के लिए। और ये जो पांचवा क्षेत्र आप कलिंग देख रहे हो ना, कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये प्रांत है और ये राजधानी है। कलिंग की राजधानी तोसली थी और इसे मिलाया था कौन? तो ये पांचवा क्षेत्र जीता था अशोक। तो मौर्य के समय में ये 4 ही क्षेत्र थे, ये पांचवा क्षेत्र अशोक के समय में जीत कर मिलाया गया था। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूँ और चीज़ों को कोशिश करना आप स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है? अगर अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मौर्य के प्रमुख अधिकारी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जैसे में पन्नाध्यक्ष किसे कहते थे? यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष किसे कहते थे? ये कृषि विभाग का मंत्री होता था। अक्षपटलिक ये महालेखाकार होता था। पौतवाध्यक्ष ये माप तौल करता था। और पतनाध्यक्ष, पतन मतलब होता है बंदरगाह, ये इसके मंत्री होते थे। इसके अलावा थोड़ी सी बातें और हम करेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे अशोक के प्रमुख अधिकारी है, ये अशोक का अधिकारी है। अशोक हम बाद में करेंगे, लेकिन चीजें थोड़ी यहाँ पे हम समझते चलेंगे। जैसे समाहर्ता, और ये बहुत बार पूछा गया है, समाहर्ता कहा जाता है किसे? कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षक था। तो एक बार क्या करना ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीजें मेंशन कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखो मिलान करने के लिए देगा। रज्जुक हो गया, प्रदेष्टा हो गया, समाहर्ता हो गया, महामात्र प्रसर्प हो गया, इसको मिलान करने के लिए देता है। तो एक बार मैं हट रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको एक बार छोटा भी कर दे रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से चीज़ों को देख सको और कोशिश करना कि याद करने का, ठीक है? और मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होगे। अब समझना, आज मौर्य के बारे में थोड़ी सी बातें थी, थोड़ी इन द सेंस चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी स्टोरी हो गई। अगले दिन हम बात करेंगे हम अशोक के बारे में और संत समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त और अशोक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है मौर्य का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अशोक। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कल। कल हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा और परसों हम इसका रिलेटेड MCQs लगा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, धन्यवाद।